Hello and welcome to KRE's Subject Bookkeeping and Accountancy of Class 12, Chapter 2 Accounts of Not-for-Profit Concern. Students, in our previous video, we saw specimen of receipts and payments account and specimen of income and expenditure account. Now in this video, we will discuss about specimen of balance sheet and we will also see effects of adjustment. Both adjustment, that is hidden adjustments also, and adjustment below questions. Both adjustment effects I will discuss in this video, and from the next video we will start with unsolved sum from the exercise. Let's begin with, see now balance sheet. Balance sheet means what? You all know it is a statement of assets and liability of the organization as on particular date. And the balance sheet of non-trading organization is similar to a balance sheet of a sole trading concern. Now in this, a balance sheet only show capital receipts and capital expenditure. Balance sheet is prepared with a view to measure the exact financial position of this concern on certain date, that is normally at the end of the year. And the excess of assets over liability is termed as कैपिटल फंड. यानी असेट का कॉलम बड़ा होगा, लाइबिलिटी का कम होगा, तो वो जो एक्सेस आएगा, बैलेंस आएगा, उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड. और अगर ओपनिंग बैलेंस कैपिटल फंड का पता नहीं होगा तो वो कैसे करना है? बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट. वहाँ पे क्या प्रिपेयर करना होगा? ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा. तो वहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो हो जाएगा कैपिटल फंड. Now let's see specimen of balance sheet. Liability side. Liability side क्या किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल फंड से. ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो. अगर ये कैपिटल फंड नहीं दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, उसमें जो बैलेंस आएगा वो रहेगा कैपिटल फंड और बाद में वो यहाँ पे लिखना है. उसमें क्या क्या प्लस करना है? जो भी इनकम है और वो कैपिटलाइज हुआ है, जैसे डोनेशंस है, एंट्रेंस फी है, जो भी मैंने पहले के अकाउंट में भी डिस्कस किया था, ये जनरल और स्पेसिफिक, तो जो भी कैपिटलाइज करना है वो इसमें ऐड करना है. और मेन चीज़ क्या आएगी? जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंसेस आया था, सरप्लस हो या डेफिसिट हो, तो वो उसका इफेक्ट यहाँ पे देना है. अगर सरप्लस है तो वो ऐड करना है, डेफिसिट हो तो माइनस करना है. जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करते थे, नेट प्रॉफिट होगा तो बाद में बैलेंस शीट में वो ऐड करते थे, नेट लॉस होगा तो माइनस करते थे, बस उसी तरह से. उसके बाद क्या दिया हुआ है? बिल्डिंग फंड. असेट साइड क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स. यानी आप देख रहे होगे ये सेम ही है जैसे आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न का बैलेंस शीट देखा था, बस उसी तरह से ही है ये. और क्या है देखो, लाइबिलिटी साइड, एंडोमेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पेशल फंड, चैरिटी फंड. अभी एंडोमेंट फंड यानी क्या? इट इज़ अ फंड क्रिएटेड आउट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट, जो किसी से गिफ्ट मिला है या किसी ने डोनेट किया है या किसी ने विल में अपने लिखा हुआ है कि हाँ ये सोसाइटी को, ये कंसर्न को देना है, और इसमें से जो इनकम मिलती है, ओके, तो वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? एंडोमेंट फंड. एंड दिस फंड, द अमाउंट ऑफ दिस फंड इज इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू क्रिएट ए सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम. जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल 1 लाख मिला है इनकम, इसमें से एंडोमेंट फंड अमाउंट मिला है, तो वो किसी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसका जो रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट जो भी है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है. अमाउंट ऑफ इनकम, और वी कैन से इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ एंडोमेंट फंड इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है प्राइज, जो भी सोसाइटी, वो कंसर्न के जो भी मेंबर है उनके बच्चों को कुछ भी इनाम देना है, प्राइज देना है. अगर वो मेरिट में आते हैं, 10th में पास होते हैं फॉर एग्जांपल, या बोर्ड एग्जाम में 12th में पास होते हैं, तो उनको प्राइज देने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं.
और जो भी अमाउंट मिलती है एंडोमेंट फंड से वो कैपिटल रिसिप्ट रहती है, बिकॉज सच फंड प्रोवाइड परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम टू द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। सो जो भी ये मिलती है इनकम, ये फंड जो मिला वो कहाँ पे एक तो लिखा जाता है, रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, एंड इट इज शोन सेपरेटली ऑन द लाइबिलिटी साइड of the balance sheet. And the amount of income, that is interest, received from this investment is not credited to income expenditure account. इसमें से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसमें से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, पर ये जो एंडोमेंट फंड है उसी में ऐड करना है। और जो भी इसके रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे वो यही अमाउंट से क्या करना है, डिडक्ट करना है, माइनस करना है। बाद में क्या है, स्पेशल फंड या स्पेसिफिक फंड, ये हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखा हुआ है कि जैसे डोनेशन मिला है तो अगर जनरल डोनेशन है तो वो रेवेन्यू इनकम होगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। पर अगर स्पेसिफिक है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेशल फंड होगा। बाद में और लाइबिलिटी साइड क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सभी आइटम आपको पता है। कोई भी लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इस साल के पर अभी तक दिए नहीं है, अनपेड है, तो वो क्या है, लाइबिलिटी है। प्री रिसीव्ड इनकम है, कुछ भी इनकम एडवांस में मिला है, जैसे सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला हुआ है, क्योंकि मेन वो इनकम है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की, तो वो प्री रिसीव्ड इनकम है, तो वो कहाँ पे जाएगी, लाइबिलिटी साइड। लाइफ मेंबरशिप फीस है, वो भी कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड। असेट साइड और क्या है, प्लेग्राउंड, मोटर व्हीकल, लाइब्रेरी बुक्स, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स है, मेडिसिन्स है, तो वो सब कहाँ आएगा, असेट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, लोन दिया है तो वो क्या हो गया, असेट हो गया। एक्रूड इंटरेस्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो ये सब किस में आएगा, बैलेंस शीट में। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट चेक हियर, ऊपर यहाँ पे भूल से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट लिख दिया है पीपीटी में मैंने, यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस शीट का है ये स्पेसिमेन। ओके, जस्ट चेक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम देखते हैं जो भी एडजस्टमेंट्स रहेंगे उसका हम इफेक्ट्स देखते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स जैसे अपने फाइनल अकाउंट में देखा है बस उसी तरह से रहेगा। फाइनल अकाउंट में क्या था, ऊपर ट्रायल बैलेंस है और नीचे क्या दी है, एडजस्टमेंट्स दी है। ओके, तो वो एडजस्टमेंट्स के आप जैसे 2 इफेक्ट्स देते थे बस उसी तरह से यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं रहेगा, क्या रहेगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होगा। उसके नीचे क्या दिया हुआ रहेगा, एडजस्टमेंट दी हुई रहेगी। तो वो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स आएंगे। एक इफेक्ट कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते थे बस उसी तरह से। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में, बस आपको जो फाइनल अकाउंट में आप एडजस्टमेंट के इफेक्ट देते थे बस वही आप याद रखो, उसी तरह से है ये इफेक्ट। जस्ट जैसे रिकैप ही हो रहा है आपका, ऐसे समझ लो। फर्स्ट देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी क्या, एक्सपेंसेस विच आर अनपेड। ओके, इस साल के हैं पर दिए नहीं है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या रहता है, पूरा का पूरा इस साल का हो या अगले साल का या पिछले साल का, जो भी ये साल में कैश आया है या गया है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का रहेगा, ओनली करंट ईयर। वेदर इट इज आउटस्टैंडिंग तो वो भी कंसर्न उसमें करना है, कंसिडर करना है उसमें। ओके, तो अभी ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस इस साल के पर अभी तक दिए नहीं है, तो उसका एक इफेक्ट क्या आएगा, प्लस करना है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे प्लस आउटस्टैंडिंग, बस उसी तरह से जो भी कंसर्न एक्सपेंसेस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से साइड रहेंगे, कंसर्न एक्सपेंसेस डेबिट साइड रहेंगे, बराबर। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर रहेंगे, क्रेडिट साइड इनकम। तो डेबिट साइड वो कंसर्न एक्सपेंसेस जैसे सैलरीज है आउटस्टैंडिंग, तो उसमें ऐड करना है। और सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग है अभी तक दिया नहीं आपने, आज नहीं तो कल देना है, तो सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा
लाइबिलिटी साइड, जैसे आप फाइनल अकाउंट में करते थे बस उसी तरह से। सेकेंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस। इस साल का नहीं है पर एडवांस में दे दिया है, तो एडवांस में दिया है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करना है, वो कंसर्न एक्सपेंसेस में से डिडक्ट करना है, एक्सपेंसेस डेबिट साइड रहेंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, एडवांस में दे दिया है तो बैलेंस शीट में असेट साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे प्रीपेड सैलरीज हो सकता है, प्रीपेड रेंट हो सकता है। थर्ड वन, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम यानी क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम मीन्स इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट इट हैज नॉट बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल का कमाया हुआ तो है वो, पर अभी तक एक्चुअल में वो पैसा नहीं मिला है अपने को, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग है, इस साल का है पर अभी तक आया नहीं है, आउटस्टैंडिंग। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें क्या करना है, आया है वो या नहीं है, पर इस साल का है तो वो कंसिडर करना है। तो वन इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड करना है टू दैट रिलेटेड इनकम। इनकम कहाँ पे रहेगा, क्रेडिट साइड। और सेकेंड, इनकम है आउटस्टैंडिंग तो असेट साइड। ओके, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पैसा मिलने वाला है तो असेट है आपकी। फोर्थ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यानी प्री रिसीव्ड इनकम। समटाइम्स इनकम इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है और इस साल मिल गया है, तो ये क्या है, एडवांस है, यानी हम उसे क्या बोल सकते हैं, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, एक्चुअल में अर्न नहीं है, ओके, पर मिल गया है। तो उसका एक इफेक्ट क्या आएगा, अपने को इस साल का नहीं लिखना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस फ्रॉम दैट रिलेटेड इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। और सेकेंड क्या आएगा, पैसा तो मिल गया पर अभी तक वो सर्विस देना तो बाकी है, तो उसका इफेक्ट कहा जाएगा लाइबिलिटी साइड। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे ये सब्सक्रिप्शन ये क्या है, इनकम ही है, तो बस वैसे ही ऊपर जैसा इफेक्ट है वैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो माइनस कर दो वो सब्सक्रिप्शन में से क्रेडिट साइड में। और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड, एडवांस में सब्सक्रिप्शन तो मिल गया है पर अभी तक सर्विस दिया क्या उस मेंबर को, नहीं दिया है, तो वो क्या हो गई, लाइबिलिटी। उसके अपोजिट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या वो हम बोल सकते हैं रिसीवेबल, यानी मिलने वाला है वो सब्सक्रिप्शन, अभी तक मिला क्या, नहीं, करंट ईयर का है पर अभी तक मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। तो हमें इस साल के अकाउंट में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो वो लिख लेना है, इस साल का है इसलिए, सो प्लस कर दो टू द सब्सक्रिप्शन ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक है, इनकम है, तो कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा असेट साइड, क्योंकि आज नहीं तो कल वो मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट। बस डेप्रिसिएशन का जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट देते थे वैसे ही शो डेप्रिसिएशन ऑन डेबिट साइड। एंड सेकेंड का इफेक्ट क्या आएगा, वो कंसर्न असेट में से डिडक्ट करना है, जो भी फिक्स असेट रहेगा लाइक फर्नीचर है, मशीनरी है, तो उसमें से माइनस करना है। और एक इफेक्ट कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट पॉइंट, capitalization of entrance fees. See, entrance fees are the fees paid by the person who intend to become a member of the organization, or we can say concern. Now many time entrance fee gets capitalized. Generally entrance fees are treated as capital receipts or income, and sometimes it can be treated or full or part, it can be treated as revenue receipts. So here we are seeing effect of the capitalization of entrance fees. First effect will be deduct the amount of capitalization of entrance fee from entrance fees on credit side of income and expenditure account. क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में यानी इनकम साइड में आप लिखोगे एंट्रेंस फी। फॉर एग्जाम्पल एंट्रेंस फीस है, वहाँ पे आपने लिखा है 40,000। हाँ, अभी उसमें से क्या बोला है एडजस्टमेंट में आपको कि 50% क्या करना है, कैपिटलाइज करना है।
तो इनकम साइड में आपने लिखा बाय एंट्रेंस फीस 40,000, उसमें से उसका 50% आधा यानी 20,000 वो क्या कर देना है, माइनस करना है, क्योंकि वो कैपिटलाइज किया। और बाद में वो 20,000 जो है वो यानी जो भी कैपिटलाइज किया हुआ है एंट्रेंस फी, उसका इफेक्ट किस में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, कैपिटल फंड में ऑन दी लाइबिलिटी साइड। ओके, कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड करना है। यानी 40,000 में से जो रेवेन्यू इनकम है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रहेगा, उसका जो आधा है जिसे कैपिटलाइज किया वो बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड्स आउट ऑफ डोनेशन. Donation means gifts given by either member or any of outsider to the organization. Now donation may be general donation or specific donation, or we can say special donation. So the part of the donation which is general is treated as revenue income and it will be shown on income side of income and expenditure account, because these donations are given without any condition, they are general donation. And the special fund, special donation are given for specific purpose. The donor specifies the purpose for utilizing the amount donated by him. For example, donation for building fund or for prize fund or for sports tournament. So such a part of the donation which is created for special fund for specific purpose, that part is shown on liability side. So what will be effect of ninth adjustment? We have to deduct करना होगा जो स्पेशल फंड है वो, यानी जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा बाय डोनेशन, फॉर एग्जांपल 50,000 है, उसमें से 40,000 स्पेशल फंड के लिए, तो वो 40,000 उसमें से माइनस कर दो, यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ 10,000 रहेगा, और जो 40,000 है स्पेशल फंड के लिए वो कहा जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। जैसे हमने यहाँ पे स्पेसिमेन में भी देखा था। लेट्स सी अगेन, ये देखो यहाँ पे जैसे बिल्डिंग फंड है, लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है, ये देखो लाइबिलिटी साइड थर्ड आइटम स्पेशल फंड। ओके, तो जो स्पेशल पर्पस के लिए रहेगा वो लाइबिलिटी साइड जाएगा। नाउ से 10th एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। जो भी स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है होगा एडजस्टमेंट में, तो वो क्या करना है, डिडक्ट करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी फ्रॉम द स्टेशनरी ऑन डेबिट साइड। जो भी डेबिट साइड लिखेंगे स्टेशनरी, उसमें से ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। इसका जो भी फॉर्मूला हम एक्चुअल में सम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और बैलेंस शीट में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन दी असेट साइड। ओके, कोई भी चीज़ का स्टॉक रह सकता है, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल का होगा, मेडिसिन का होगा, ड्रग्स का होगा, तो सेम सबका इफेक्ट सेम रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। ये हो गए एडजस्टमेंट जो नीचे आपको दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। अभी हम देखते हैं जो भी एडजस्टमेंट हम जिसे बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट या इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, डायरेक्टली नीचे नहीं दिया हुआ है। सी फर्स्ट वन, रेंट रिसीव्ड। अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है कि रेंट मिला है कितने, 11 मंथ का ही, तो आपको क्या करना होगा, 11 मंथ का ही है, अपने को तो पूरे साल का लेना है, तो जो 1 मंथ का है तो वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे। ओके, एंड ऐड, वो किस में ऐड करना होगा, रेंट में। जो भी रेंट रिसीव्ड होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड लिखोगे रेंट 11,000 है फॉर एग्जांपल, तो 1 मंथ का कितना होगा 1,000, तो वो उसमें ऐड कर दोगे। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा। ओके, कि आउटस्टैंडिंग है ये रेंट। नेक्स्ट, रेंट और सैलरीज पेड। जैसे ऊपर रिसीव्ड का था तो अभी ये पेड का है। रेंट पेड दिया हुआ है सिर्फ 11 मंथ का। ओके, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में, डेबिट साइड में, रेंट में 1 मंथ का कैलकुलेट करके, और उसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा लाइबिलिटी साइड। थर्ड,
इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 1 ईयर का, एंडिंग डेट दिया है 30 जून 2020 और अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। अभी मार्च को एंड हो रहा है और कब तक का दिया है, 30 जून तक का। तो जो 3 मंथ का एक्स्ट्रा दिया हुआ है अप्रैल, मई एंड जून, इस साल का नहीं है फिर भी वो दिया हुआ है, तो आपको वो क्या करना है, डिडक्ट कर देना है वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 3 मंथ। किस में से डिडक्ट करना है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में आप इंश्योरेंस लिखोगे एक्सपेंडिचर में, तो उसमें से ये एक्स्ट्रा दिया हुआ 3 मंथ का माइनस करना है। सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, एडवांस में दिया हुआ, तो उसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस। फोर्थ वन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अभी अगर दिया हुआ है ब्रैकेट में कि पेड है फॉर एग्जांपल 3 इयर्स, अपने को तो सिर्फ 1 ही साल का लेना है, तो 3 साल का दिया हुआ है, तो जो उसका आप 1/3 निकालोगे, फॉर एग्जांपल 30,000 दिया है और ब्रैकेट में दिया है ये 3 साल के लिए, तो अपने को सिर्फ 1 ही साल का लेना है, तो उसका 1/3 निकाला 10,000, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। कितना आएगा, सिर्फ 10,000, यानी एडवर्टाइजमेंट लिखोगे 30,000, उसमें से माइनस करोगे 20,000 और आउटर कॉलम में आएगा 10,000, और जो रिमेनिंग 2/3 यानी 20,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है वो कहा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, एडवांस में दिया हुआ है इसलिए वो कहा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, जो रिटर्न ऑफ नहीं किया हुआ है। सो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं अभी, ये हिडन एडजस्टमेंट, यानी नीचे आपको दिया हुआ नहीं है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, पर ब्रैकेट में हर एक आइटम के ब्रैकेट में कुछ भी दिया हुआ है, तो हिडन एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट होगा हम वो देख रहे हैं। फिफ्थ वन, 10% लोन है जो बोरो किया है ऑन 1 अक्टूबर 2019 और अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। ओके, कब बोरो किया है, 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, यानी कितने मंथ का इंटरेस्ट रहेगा, 6 मंथ। ओके, बोरो किया है यानी लिया हुआ लोन है, यानी ये इंटरेस्ट देना है, ये एक्सपेंसेस है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड आएगा 6 मंथ का इंटरेस्ट। ओके, और अगर ऑलरेडी दिया हुआ है वहां पे आपको पेमेंट साइड, तो वो आपको देख लेना है कि कितना दिया है और कितना बाकी है, तो उसका उस हिसाब से इफेक्ट आएगा। सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, ऐड करना होगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन दी लाइबिलिटी साइड, जो लाइबिलिटी साइड लोन की अमाउंट रहेगी उसमें ये इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड कर देनी है। नेक्स्ट वन, 16% इन्वेस्टमेंट, परचेज किया है कब, 1 फरवरी को, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो यानी इंटरेस्ट कितना रहेगा, फेब और मार्च 2 मंथ का इंटरेस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है परचेज किया हुआ यानी वो मिलने वाला है इंटरेस्ट मिलने वाला है, यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड रहेगा इनकम। सो हियर वी हैव टू शो दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर दिस 2 मंथ ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, ऐड करना है ये अमाउंट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट असेट है तो बैलेंस शीट में असेट साइड रहेगा, तो उसमें ये ऐड करना है। सो स्टूडेंट्स डोंट गेट कंफ्यूज, एकदम अच्छे से धीरे धीरे आप ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट सुन लो और वीडियो आप आगे आगे मत करो, पूरा का पूरा इफेक्ट देखो, क्योंकि मोस्टली जो भी हम आगे सम देखने वाले तो उसमें इसी में से एडजस्टमेंट रहेगा, सिर्फ थोड़ा घुमा फिरा के रहेगा, अमाउंट चेंज होगा, परसेंटेज चेंज होगा, डेट चेंज हो जाएगी। ओके, मोस्टली यहाँ पे सभी एडजस्टमेंट कवर की है मैंने। नेक्स्ट देखिए 7th वन, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड है तो उसके ऊपर यानी इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो उसका एक इफेक्ट कहा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड, यानी इनकम के कॉलम में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और सेकेंड
बैलेंस शीट में असेट साइड जो गवर्नमेंट बॉन्ड लिखोगे उसमें ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना है। नेक्स्ट 8 एडजस्टमेंट, लीज होल्ड लैंड, अगर लैंड लीज पे ली है, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 1 लाख की है और ब्रैकेट में दिया है फॉर 10 ईयर्स कि 10 साल के लिए लीज पे लिया है, 10 साल का है, डेट दी है आपको फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 और अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। ओके 1 अप्रैल 2019 यानी स्टार्टिंग में ही लीज में लिया है, 10 साल के लिए है 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आया 10,000। तो एवरी ईयर यू हैव टू डिडक्ट, इट इज जस्ट लाइक अ डेप्रिसिएशन, डिडक्ट डेप्रिसिएशन अमाउंट ₹10,000। सो एक इफेक्ट आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते थे डेबिट साइड, बस उसी तरह वहाँ पे लिखना है। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड लीज होल्ड लैंड 1 लाख में से 10,000 माइनस करोगे यानी आउटर कॉलम रहेगा 90,000। नेक्स्ट ईयर वापस 10,000 माइनस होगा, उसके बाद वापस 10,000 माइनस होगा, इस तरह से 10 साल जैसे पूरे होंगे, फिर आखिरी साल आउटर कॉलम ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट 9th एडजस्टमेंट, सेल ऑफ अ पार्ट ऑफ द फर्नीचर, अगर हम फर्नीचर का कोई पार्ट सेल किया है और उसकी बुक वैल्यू दी है 8,000 और फर्नीचर सेल किया है 9,000 में, यानी प्रॉफिट कितना हो गया 1,000, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर ₹1,000। और सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड, फर्नीचर की जो भी वैल्यू है उसमें से डिडक्ट करना होगा ये जो सेल किया फर्नीचर उसका कॉस्ट, यानी टोटल फर्नीचर सपोज दिया है 20,000, तो उसमें से ये जो फर्नीचर सेल हुआ उसकी बुक वैल्यू कितनी है 8,000, तो वो 8,000 माइनस हो जाएंगे, आउटर कॉलम आएगा 12,000। उसके अपोजिट अभी अगर लॉस हुआ है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, सेल ऑफ अ पार्ट ऑफ द मशीनरी फॉर ₹14,000, बुक वैल्यू ₹15,000, 15,000 ये बुक वैल्यू है और बेचा है 14,000 में, यानी 1,000 का क्या हो गया लॉस हो गया। सो दिस लॉस ऑफ ₹1,000 वी हैव टू शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी एक्सपेंडिचर के कॉलम में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड दिखाते थे लॉस, क्रेडिट साइड प्रॉफिट, बस उसी तरह से। सेकेंड इफेक्ट, जो भी मशीनरी सेल है की है उसकी बुक वैल्यू, यानी यहाँ पे क्या है बुक वैल्यू 15,000, तो वो बैलेंस शीट के असेट साइड में जो टोटल मशीनरी की वैल्यू है उसमें से ये माइनस करना है 15,000। ओके, सो स्टूडेंट्स हियर वी फिनिश विथ all theory part of the chapter 2. Now from the next video we will start with solving actual sum. Okay, thank you students, have a good day.